फीमेल्स के अंदर सर प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई कॉमन है, जी जी। उसकी बेसिक रीज़न क्या है? अच्छा, फीमेल्स में बेसिकली होता ये है कि जो हम देखते हैं व्हेन समवन इज प्रेग्नेंट, सर जो प्रेग्नेंट होती हैं तो यूट्रस जो है ना बेसिकली वो ब्लैडर को कंप्रेस कर रही होती है। ठीक है, और उस पे बाज़ होता है कि उनको फील होता है कि मुझे यूरिन आया हुआ है, जाती है थोड़ा यूरिन करती हैं फिर आ जाती हैं, फिर थोड़ा करती हैं आ जाती हैं, उन्हें लगता है ब्लैडर भरा हुआ है, लेकिन बेसिकली यूट्रस कंप्रेस कर रही होती है। और जो उनको इन्फेक्शंस होती हैं वो हमने बहुत कॉमन देखा है कि यूट्रस जो है जब कंप्रेस करती है ब्लैडर को तो यूट्रस को भी कंप्रेस करती है, राइट और लेफ्ट यूट्रस को। जब कंप्रेस होते हैं तो पीछे हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होता है और उसमें, और जब स्टेसिस होगी तो उसमें इन्फेक्शन होती है। तो ये बड़ा कॉमन हम फीमेल्स में देखते हैं, लेकिन उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एंटीबायोटिक्स के ट्रीट करें, वो एंटीबायोटिक्स जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हों, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो उसके लिए कॉमन एंटीबायोटिक जो होती है ना, हम एक और बड़ी कॉमन है कोमॉक्सिक्लाव, वो हम दे सकते हैं, वो बड़ी कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल भी होती है, बिल्कुल नॉर्मल भी होती है। दूसरी बात एक हम पैरास्टामोल दे देते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम फीवर एंड स्टफ लाइक दैट। तो बेसिकली वजह ये है कि यूट्रस की वजह से जो फंक्शन ऑफ ब्लैडर डिस्टर्ब होता है और किडनी की एम्पटिंग जो फ्लो है डिस्टर्ब होता है, उससे उनको इन्फेक्शन होती है। ठीक। अच्छा सर, एजोस्पर्मिया के जो पेशेंट होते हैं जिनकी बिल्कुल स्पर्म बन ही नहीं रहे होते, जी जी जी, आजकल हम देखते हैं वो डिफरेंट किस्म की फकियां उसको बताया जाता है कि इससे बनना शुरू हो जाएंगे। बीइंग अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, आप ये क्या समझते हैं कि एजोस्पर्मिया की मेन काज क्या होती है? अच्छा, एजोस्पर्मिया आई मीन इसका मतलब ये है कि स्पर्म्स नहीं है। ठीक है, एब्सोल्युटली, यानी जरासीम है ही नहीं, जरासीम नहीं है। अब उसमें देयर ऑलवेज सम काउंट जिसको हम फिगर आउट करते हैं। अब बेसिकली जो मर्दाना हार्मोन्स हैं उसको हमें असेस करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका व्हाट यू कॉल इट सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो आपका प्रोलैक्टिन है, हम इन हार्मोन को असेस करते हैं क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि या तो प्रॉब्लम पिट्यूटरी में हो सकती है या फिर प्रॉब्लम जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म में हो सकती है। अगर तो वो नॉर्मल है तो उसके बाद हमें देखें कि लोकल कॉज तो नहीं है। ठीक है, लोकल कॉज में हमें देखना है कि जो आपके टेस्टिस हैं उसमें स्पर्म बनते हैं, दे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स वास डेफरेंस से जाके प्रोस्टेट से आगे जाते हैं। अगर वास डेफरेंस में ब्लॉकेज है, अगर आपके हार्मोन्स ठीक हैं और टेस्टिस आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है but they are not being transported because of blockage of vas deferens, तो हमें एक तो हार्मोनल जो इनपुट लेनी है कि हार्मोन्स ठीक है कि नहीं, दूसरा हमने देखना है क्या उनके vas deferens ब्लॉक तो नहीं है, जिसके लिए बेस्ट टेस्ट जो है वो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड या एमआरआई पेल्विस करते हैं। ठीक हो। अच्छा सर, जैसे आपने टेस्टिस की बात की, सम टाइम हम देखते हैं लोगों के ना इसमें साइज में फर्क आ जाता है। जी जी, अगर उस साइज में फर्क हो तो भी इफेक्ट करता है आपके सेक्सुअल कोई इस तरह के मसले को? अच्छा, हमने एक बड़ी कॉमन जो मेल्स में चीज़ देखी है वो देखी हमने वेरिकोसील। वेरिकोसील एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कि जो वेन्स हैं अराउंड द टेस्टिकल्स वो डायलेट हो जाती हैं और उससे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है टेस्टिस का। दैट कैन लीड टू टेस्टिकुलर एट्रोफी, उससे टेस्टिस का साइज कम हो जाता है। नॉर्मल दोनों टेस्टिस बराबर होते हैं, अगर साइज 1 ml कम भी हो फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि पेशेंट जिनमें कि एक टेस्टिस निकाल दिया जाता है दे आर स्टिल एबल टू रिप्रोड्यूस, तो लेकिन हमने अगर एक जो प्रिवेंटेबल चीज़ है उसमें वेरिकोसील जो कि वेन्स डायलेट होती हैं, जो टेम्परेचर को प्रॉब्लम कॉज करती हैं और उनको हैम्पर करती हैं, उनको हमने ट्रीट करने के लिए कोई दवाई नहीं है, इसका ऑपरेशन है। हम वेरिकोसील के लिए ऑपरेट करना पड़ता है या उसकी रेडियोलॉजी वाले उसको एम्बुलेंस भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाएं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कुछ मरीज जिनको शहवत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जी जी, और वो कहते हैं कि यार अभी तो मेरी उम्र भी है और आगे मैं कैसे चलूंगा, जी जी, तो उसमें फिर डिफरेंट जो उसकी स्टेजेस आती हैं जैसे इम्प्लांट्स वगैरह इस तरह की चीजें, जी जी, तो उसको आप किस तरह देखते हैं और वो कितना सक्सेसफुल है? अच्छा, जो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो हम पहले उसको हार्मोनल प्रोफाइल देखेंगे। अगर तो वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल इशू है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। बाद दफा देखा गया है इन पेशेंट को SSRI अगर दें तो उससे थोड़ा सा पेशेंट में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर, और दूसरी बात कुछ ड्रग्स होती हैं जो एक जो ये तो हो गया आपका साइकोलॉजिकल इशू, दूसरा ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई है उसको एनहांस करना है। उसको एनहांस करने की कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि फ्लो बढ़ाती हैं, फॉर एग्जांपल सैलिस एंड वायग्रा टाइप हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी यूजली काम करती हैं,
अगर वो भी काम नहीं करती हैं और पेशेंट इज वेरी अपसेट अबाउट, तो इम्प्लांट की बारी उसके बाद आती है सर। तो इम्प्लांट सक्सेसफुल है, इम्प्लांट, लेकिन उसकी एक चीज़ समझने की है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू गो थ्रू, और इम्प्लांट का इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। और तीसरी बात यह है कि इट कैन नॉट बी डन बाय एवरीवन, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्पेशल थिएटर्स होते हैं क्लीन, क्योंकि अगर खुदा न खासा इन्फेक्शन हो जाए देन इट्स अ लाइफ लॉन्ग इशू, So anyway, if it's done properly, then this is very successful. And we have seen so many patients in the past. They have come from the Gulf area. Because there is no problem with affordability. और बाकी लोकल भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आते हैं और हमको ट्रीट करते हैं, और वो इट हैज़ हाई सेटिस्फेक्शन रेट। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे आपने बात की इसके ऊपर कि मेडिसिन से भी इसको ट्रीट किया जाता है, तो कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि इस मेडिसिन के यूज़ से गुर्दे फेल होने का खतरा होता है। अच्छा, ये एक मिथ है। बेसिक होता है ये कि जो हमारे पेरिफेरी में जो हकीम हजरात हैं, बेसिकली आप पता है जिस तरह बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ लोग स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, वो स्टीरॉइड्स देके आपको टेम्परेरी तौर पे आपको कुछ तरह से एनर्जाइज कर देते हैं, और वो जो कुश्ते वगैरह होते हैं दे कैन लीड टू रीनल फेलियर। तो बेसिकली जो मेडिसिन जो कि FDA अप्रूव्ड हैं या जो भी अथॉरिटी उनको अप्रूव करती है, इनका किडनी फेलियर का कतन कोई चांस नहीं। इफ समवन इज टेकिंग सियालिस, टेडालाफिल एंड स्टफ लाइक दैट, उसमें किडनीज को कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते के उनको डोज प्रॉपर्ली जाए, और वो डोज अगर बढ़ा ज़्यादा हो तो गुर्दे भी खराब नहीं होंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वी हैव सीन सो मेनी पीपल हैव डाइड बिकॉज दे हैवंट यूज्ड प्रॉपर डोजेज। ठीक सर, गुर्दों में पत्थरी बनने की कॉमन आजकल वजूहात, हर दूसरे बंदे को ये मसला होता है जी, तो इसकी बेसिक वजूहात क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले द कॉमन, एज वी से कि कॉमन थिंग्स आर कॉमन, सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है सर। इफ अगर आपको प्यास लग रही, पानी का कम पीना भी काज बन सकता है। बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस सर। आई वुड से नंबर 1 कॉज। अगर पानी कम पिया जाएगा तो यूरिन का अखराज कम होगा, जब कम होगा तो वहां यूरिन कंसंट्रेट होकर स्टोन बना सकता है, नंबर 1। दूसरी, जो सीरम कैल्शियम लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा है, उस बॉडी में मिकदार से बढ़ तो वो स्टोन्स बना सकते। कैल्शियम इज द मेन कंटेंट ऑफ द स्टोन्स। उसके अलावा आपके यूरिक एसिड, अगर आप किसी को गाउट है, यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो वो भी स्टोन बना सकता है। इसके अलावा कुछ एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, उससे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो कॉमन चीज़ है डिहाइड्रेशन, हाई कैल्शियम लेवल, हाई यूरिक एसिड लेवल, और अगर आपको पैराथायरॉइड हार्मोन्स जो हैं जो कैल्शियम रेगुलेट करते हैं, अगर उसका कोई प्रॉब्लम आ रही है, एडिनोमा है, तो दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। और एक और चीज़ करना चाहूँगा, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि हमारे पास जो बहावलपुर बेल्ट से लोग आते हैं ना, बहावलपुर बेल्ट के एरिया में बेशुमार पेशेंट्स वहाँ आ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो वाटर जो कॉम्पोजिशन है ना, दैट इज़ नॉट राइट, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मे बी सम मिनरल्स एंड स्टफ लाइक दैट। उससे हमने वो पेशेंट देखे, दे हैव प्रॉब्लम विद स्टोन फॉर्मेशन।